हमारे साथ नवनीत राणा हैं जो निर्दलीय सांसद हैं अमरावती से। नवनीत राणा जी, आपका धन्यवाद और आपका स्वागत है एनडीटीवी में। आपने सुना अभी शिवसेना के नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी कहा है कि आपने जिस तरह का माहौल बनाया है इसलिए कार्रवाई तो होनी ही थी। अब खार पुलिस स्टेशन में भी आपके खिलाफ कार्रवाई हो गई है हनुमान चालीसा वाले मुद्दे पे। आप पर हनुमान चालीसा के पढ़ने के मामले में केसेस दर्ज हो रहे हैं। इधर आपने उद्धव ठाकरे का बयान भी सुना होगा, वो उन्होंने साफ एक तरह से चुनौती देते हुए कहा है कि जो लोग हनुमान चालीसा का मुद्दा उठा रहे हैं उनमें हिम्मत है तो कश्मीर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। आपकी प्रतिक्रिया? मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे जी ने कल जो औरंगाबाद में जो सभा ली, जब भी एक आधा मुखिया जो मुख्यमंत्री एक राज्य को रिप्रेजेंट करते हैं, मैं उद्धव ठाकरे जी से एक प्रश्न करना चाहूंगी कि आज महाराष्ट्र में अंधेरा छाया हुआ है, नो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इज देयर, कोई भी किसानों के मुद्दों पे वो बात नहीं करते हैं, कोई भी बेरोजगारों के ऊपर वो बात नहीं करते हैं, किसान मजदूर जो होते हैं खेतों में जाके काम करते हैं उन पे बात नहीं करते हैं, जिनको जरूरतमंद है जिनको घर नहीं है उनके ऊपर ये बात नहीं करते हैं। कितने इंफ्रास्ट्रक्चर के काम, कितनी कंपनियां जिन्होंने महाराष्ट्र में लाई हैं उन पे ये बात नहीं करते हैं। पहले तो इनसे ये पूछना चाहूंगी, 2-2.5 सालों से 2-2.5 वर्षों से जब भी ये कोई स्टेज पे आके या कुछ बोलते हैं या स्पीच देते हैं तो ये हमेशा जो भी ऑपोजिशन है, ऑपोजिशन इज गॉट सर्टन लाइन, सर्टन लिमिट्स, जो उसके अंतर्गत रह के वो इनसे सवाल करते हैं। सिर्फ ये रैलीज कंडक्ट करते हैं या फिर स्पीचेस देते हैं तो ये विरोधकों को उनके प्रश्नों के उत्तर उस मंच पे खड़े होके देते हैं। मुझे लगता है मुखिया का काम, मुख्यमंत्री का काम ये होता है जब भी वो आते हैं मैडम, तो उनका एक ही काम होता है कि वो राज्यों को क्या दे रहे हैं, नई चीज क्या महाराष्ट्र में ला रहे हैं। लोड शेडिंग का बहुत बड़ा सब्जेक्ट मेरे महाराष्ट्र में, उस पे ये क्या करते हैं। एक आम जनता के नाते, ये एक नागरिक के महाराष्ट्र के नाते हमारी यही विचार और यही सोच रहती है मुख्यमंत्री से कि जब वो बोलेंगे तो महाराष्ट्र के हित में, महाराष्ट्र के प्रोग्रेस के लिए, महाराष्ट्र के विचारों पे बोलेंगे। सिर्फ वो अगेंस्ट बोलते हैं। तो आपसे भी उठ सकता है अमरावती के आप सांसद हैं, आप हनुमान चालीसा का मुद्दा उठा रहे हैं। आप कह रहे हैं आपने उसको लेकर इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा किया, पानी की समस्या, गरीबों की समस्या, तमाम समस्याएं हैं, तो आप उन मुद्दों को आपने नहीं उठाया और आप हनुमान चालीसा को मुद्दा आपने बनाया। मैं आपको एक बताना चाहूंगी मैडम, मुझे सिर्फ अभी 3 वर्ष हुए हैं मुझे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिप्रेजेंट करते हुए, और निर्दलीय एमपी हूं मैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं यहाँ से। मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगी कि आपने कहा अगर पार्लियामेंट का सेशन अगर कोई उठा के देखता है, जब भी मेरी आवाज वहां पे उठी है, जब भी मैं वहां पर बोलना शुरू करती हूँ तो मेरी जनताओं के प्रश्न, फिर मेरे आदिवासी भाई बहनों के प्रति हो या मेरे बेरोजगार भाइयों के प्रति हो, युवा के प्रति हो, या बेघर जो लोग हैं मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में या महाराष्ट्र में उनके प्रति, या किसानों के मुद्दों पे ही मैंने बोला है पार्लियामेंट में। पर जो आपने मुंबई में मुद्दा उठाया उसके ऊपर एक तरह से वो आपको चुनौती दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग हनुमान चालीसा को मुद्दा बनाते हैं उनको चुनौती है कि आप कश्मीर में जाके हनुमान चालीसा पढ़ें, तो आप चुनौती को स्वीकार करती हैं? मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने औरंगाबाद में जो सब्जेक्ट और जो सभा उन्होंने लेकर जो भी भाषण किया, उद्धव ठाकरे जी को ये पूछना चाहूंगी कि आप मुख्यमंत्री हो ये महाराष्ट्र के, औरंगाबाद में पानी की बहुत बड़ी दिक्कत औरंगाबाद में है, जहां पर औरंगाबाद का नाम ये बदलना चाहिए, ये बहुत सालों से मांग है और आदरणीय बाला साहब ठाकरे का सपना था। तो उस पर तो उन्होंने कहा ही कि संभाजी किया जाएगा, संभाजी उस औरंगाबाद को किया जाएगा। ये आपको लगता है कि एक जरूरी मुद्दा था वहां पे संभाजी और औरंगाबाद को संभाजी नगर बनाना? मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, जो अपने एजेंडे में और जो अपने भाषणों में हर बार ये चीजें दोहराते हैं, तो मुझे लगता है एक्सपेक्टेशंस वो डिस्ट्रिक्ट को और महाराष्ट्र को उनसे वही होती है, जब वो पद पे आते हैं तो वो चीजों को, वो एजेंडे को जो इलेक्शन के टाइम पे वो बोलते हैं उसे पूरा किया जाए। अगर वो करने की मंशा रखते हैं तो 2.5 सालों में उन्होंने कौन सी कैबिनेट में औरंगाबाद का नाम बदलकर
संभाजी नगर करने का कौन सा प्रस्ताव ऐसा केंद्र में भेजा है? अगर वो भेजते हैं, मुझे लगता है ये मुद्दा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे महाराष्ट्र के लोगों के लिए। जो महाराजों को, जो संतों को, भगवानों को हम मानते हैं, वो मुद्दा नहीं, वो हमारी आस्था है और ये बहुत जरूरी है। पानी की टंचाई पे वो उस पे भाषण करते नहीं है। बेघर जो लोग हैं औरंगाबाद के या महाराष्ट्र पे, उस पे जी कोई चर्चा करते नहीं है। तो मुझे लगता है एक और जो महत्व के मुद्दे ठीक है, हैं एक और मुद्दा उन्होंने उठाया। चूंकि भाजपा लगातार हिंदुत्व का मुद्दा उठा रही है, उसी पर उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए एक तरफ से कहा है, आपकी प्रतिक्रिया चाहती हूं कि हिंदुत्व के हितैषी हैं तो कश्मीरी हिंदुओं का क्या? कश्मीरी हिंदुओं को लेकर एक बहुत बड़ी समस्या नजर आ रही है, वहां से उनका पलायन हो रहा है और इसके लिए वो केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि वहां पे उनको क्यों नहीं बचा पा रहे। आपकी प्रतिक्रिया इस पर? मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे पहले आपने कहा कि आप उनका आह्वान स्वीकारती हैं क्या? कश्मीर में जाके हनुमान चालीसा का पाठन आप करेंगे? मैं आपको बताती हूँ। और आपने मुद्दा कहा और उद्धव ठाकरे जी ने इसको मुद्दा कहा। हनुमान चालीसा ये मुद्दा नहीं हमारे लिए, यह हमारी आस्था है जिसमें हम बिलीव करते हैं और पूरा देश, ये हिंदुस्तान में रहने वाला हर हिंदू, उसकी आस्था इसके साथ जुड़ी है। उन्होंने बहुत कुछ कहा, मंदिर जाना जरूरी नहीं है, उन्होंने कहा घंटी बजाना जरूरी नहीं है। मुझे लगता है जरूरी तो कुछ भी नहीं है, ये आस्था का प्रतीक है जो हम अपनी आस्था ये बोलकर अपने व्यवहार से लोगों के बीच में लाते हैं। जिस तरीके से उन्होंने ब्लेम किया कि कश्मीरी पंडितों के लिए, तो मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि कश्मीरी पंडितों के लिए आज से नहीं, आज से वो काम नहीं कर रही है बीजेपी। जब से सुषमा स्वराज जी को हम देख रहे हैं, जितने भी नेता ग्रेट लीडर्स होके गए हैं बीजेपी के, आई थिंक सभी ने कश्मीर के पर कश्मीरी पंडितों के लिए पहले से काम करने का काम किया। 370 से लेकर धारा हटाने से लेकर बड़े बड़े अमेंडमेंट्स पार्लियामेंट में लाकर, जहां पे ग्राम पंचायत इलेक्शन करवा के लोगों को जो संविधान हमें देता है उसकी शुरुआत अगर किसी ने की है तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की सरकार ने ही इसकी शुरुआत। लेकिन इस समय कश्मीरी पंडितों का जो वहां पर हाल है और उनको निशाना बनाया जा रहा है और वो दोबारा वहां से पलायन के लिए मजबूर है और उन्हें निकलने भी नहीं दिया जा रहा था। ये सवाल उठाया उद्धव ठाकरे ने कि जो हितैषी हैं हिंदुओं के, वो वहां कश्मीरी पंडितों के लिए की जो हालत है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? केंद्र सरकार को वो कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आप क्या मानती हैं, कश्मीरी पंडितों का जो हाल है इस समय बुरा हाल है? आप मानती हैं कि केंद्र सरकार नाकाम रही है वहां पर उनको सुरक्षा देने में? मैम, अभी मुझे जो भी समय मुझे पार्लियामेंट में हुआ है, वो समय में जो मैंने अनुभव किया है, जो मैंने देखा है वो पार्लियामेंट में, और जो प्राइम मिनिस्टर ये देश के हित में काम कर रहे हैं, शायद ही ऐसा कोई निर्णय होगा जो प्राइम मिनिस्टर ये देश के हर एक नागरिक के लिए नहीं ले रहे, उनके हित में हर एक निर्णय प्राइम मिनिस्टर जी ये देश के ले रहे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है, जो भी समस्या है, मैं मानती हूँ हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहनों को बहुत समस्याओं का, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, पर आने वाले समय में सक्षम सरकार, प्राइम मिनिस्टर जी और होम मिनिस्टर जी इसमें भी कंट्रोल ला के कश्मीरी पंडितों को न्याय देने का काम और देंगे। और उद्धव ठाकरे जी को मेरी एक सलाह जरूर है, नीतियों की बातें उद्धव ठाकरे जी ने नहीं करना चाहिए। जिनके साथ एक थाली में इतने साल उद्धव ठाकरे जी ने खाया, जिनके बैनर लगा के उद्धव ठाकरे जी ने महाराष्ट्र में इतने नंबर में एमएलए और एमपी चुन के लाया, वो मोदी जी के भरोसे चुन के लाई गई सभी मेंबर्स हैं महाराष्ट्र में, तो उन्होंने नीति की बात नहीं करना चाहिए। जो दूसरों के पीठ पे खंजर घोंप के वो आज ये पद पे बैठे हैं, नरेंद्र मोदी जी अगर आज प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो वो उनके खुद की मेहनत पर रोड पे रहकर लोगों की सेवा करके मुख्यमंत्री से लेकर प्राइम मिनिस्टर का सफर उन्होंने पूरा किया है। तो मुझे लगता है टीका करने से पहला कोई भी चीज का आकलन करना बहुत जरूरी है, और उद्धव ठाकरे जी हर बार बोलते समय वो आकलन और उसकी मर्यादाएं उद्धव ठाकरे जी भूल जाते हैं। और उन्होंने मुझे जो आह्वान किया है कि आप कश्मीर में जाके हनुमान चालीसा का पाठन करें, ठीक है, मैं कश्मीर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठन करूंगी, रवि राणा जी भी करेंगे और मैं भी करूंगी। वो तब मातोश्री में हनुमान चालीसा का पाठन करेंगे, जिस दिन वो पाठन करेंगे, जिस दिन वो हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे,
उसी दिन मैं डिक्लेयर करूंगी कि मैं कब कश्मीर जाऊंगी और वहां पर जाके हनुमान चालीसा का पाठ करूंगी। पहले उन्होंने दिखाना चाहिए। वो कहते हैं हनुमान चालीसा महत्व का नहीं है, उसे पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है, मंदिर जाना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आपसे मैं इसी पर एक और, नूपुर शर्मा जी, मंदिर जाना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप कह रहे हैं हनुमान चालीसा मुद्दा नहीं है और आस्था की बात है, तो मैं आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगी। आरएसएस सरसंघचालक मोहन भागवत ने पिछले हफ्ते कहा कि हर मस्जिद में शिवलिंग की तलाश की आवश्यकता नहीं है। इस पर उन्होंने सवाल उठाया था और कहा था कि संघ इस तरह के मुद्दे पर किसी अन्य आंदोलन को शुरू करने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने भी इस बात को कहा, तो आप क्या कहेंगी इस पर? मैं आपको ये बताना चाहूंगी, मोहन भागवत जी ने जो भी स्टेटमेंट दिया, शायद मुझसे वो मिस हो गया होगा स्टेटमेंट, या मैंने स्टेटमेंट नहीं देखा। मैंने पेपर के माध्यम से या इसके माध्यम से पढ़ा जरूर है, पर मैं ये एक बात जरूर बता सकती हूँ, अगर किसी मस्जिद में या किसी मंदिर में कोई हमारी पीढ़ियों का भरोसा है कि वहां पर हमारे पूर्वजों ने वहां पर मंदिर में या मस्जिद में कोई पूजा की है या आराधना की है, तो वहां पर अपनी विचार व्यक्त करना मुझे लगता है ये जरूरी है। अगर हमारा विश्वास है कि हमारे पूर्वजों ने किसी जगह पे कोई शिवलिंग हो या कोई मस्जिद हो या मंदिर हो हमारा, अगर वहां पर उनका इतना विश्वास है और अगर वहां पे इंक्वायरी होती है या इन्वेस्टिगेशन होती है, तो मुझे लगता है ये हमारे आस्था का विषय, वो करने में कोई हर्ज। एक आखिरी सवाल, आपके ऊपर और भी केसेस दर्ज हो रहे हैं। अब खार में भी के पुलिस थाने में भी केस दर्ज हुआ है। अमरावती का मामला पहले ही है, तो आपके ऊपर कार्रवाई जो है वो सख्त है। बावजूद इसके आप तैयार हैं कि आप अलग अलग जगहों पर जाके हनुमान चालीसा का पाठन करती रहेंगी? आप ही महिला हैं, मैं आपके साथ एक चीज जरूर शेयर करना चाहूंगी ऑन दिस प्लेटफॉर्म, कि हम महिलाओं को बहुत कष्ट है, बहुत कठिन राह रहती है हमारे जीवन में, बहुत ज्यादा संघर्ष कर मैंने खून का पानी, आप कह सकते हैं कि ये 11 वर्षों में खून का पानी कर ये मुकाम में मैं आई हूँ, और एज ए इंडिपेंडेंट मोदी जी की वेव में, लहर में, सुनामी में चुन के आई हूँ। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरा बहुत ज्यादा कड़ी परिश्रम यहाँ पर रहा है। तो अगर हनुमान चालीसा पे देशद्रोह लगता है, वो सिर्फ महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी की ही सरकार में लग सकता है, क्योंकि दिल्ली में जब हमने रैली निकाली, हनुमान चालीसा पढ़ा, तो वहां पे सिक्योरिटी भी दी गई और सेफली हम घर तक कैसे पहुंचेंगे उसकी भी ध्यान और दिल्ली सरकार ने की गई। तो मुझे लगता है कि क्रूर की राजनीति और पावर का मिस उपयोग और इसका दुरुपयोग अगर कोई कर रहा है तो उद्धव ठाकरे जी ही कर सकते हैं। बाकी राज्यों में जिस तरीके से हनुमान चालीसा को सभी लोग आस्था के दौर पे देखा जाता है, सिर्फ महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी के बारे में जो कहेगा उस पे देशद्रोह लगेगा। उद्धव ठाकरे जी के बारे में जो भी बोलेगा उनके घर तोड़े जाएंगे। उद्धव ठाकरे जी के बारे में अगर कोई कहेगा तो उन्हें जेल में डाला जाएगा। और एक पहली बार महाराष्ट्र में ऐसा हुआ है कि महिला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को किसी ने किसी पावर से मिस यूज करके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जेल तक भेजा गया। मुझे लगता है महिलाओं की लाइफ में संघर्ष बहुत है, आपने और ये भी संघर्ष करने के लिए आपने काफी संघर्ष किया, आगे भी संघर्ष है। अब माने कि एक और संघर्ष आप पार करेंगी और अगला चुनाव जो है आप वो बीजेपी की टिकट से लड़ेंगी? मैं बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज में इसका जवाब देती आ रही हूँ कि अगर भगवान का नाम लेना बीजेपी कहलाता है तो मुझे लगता है बीजेपी ग्रेट है। हिंदुस्तान में अगर हिंदुओं के विचारधारा को जीवंत नहीं रखेंगे तो मुझे लगता है हम हिंदू कहलाने के लायक नहीं है। और जिस हिंदुस्तान में मैं रह रही हूँ, अगर बीजेपी हिंदुत्ववादी पार्टी है, हिंदू के विचारों के लिए काम करती है, हिंदुओं के लिए काम करती है, ये देश में रहने वाले हर नागरिक के लिए काम करती है, तो हाँ, मैं उनके साथ खड़ी हूँ, प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़ी रहूंगी। इसका मतलब माने कि आप आगे राह जो आपकी होगी वो बीजेपी के साथ ही होगी? मैं आपको इतना जरूर बताना चाहती हूँ, जो प्लेटफॉर्म से मैं आज चुन के आई हूँ, जहां मेरे मतदार, मेरे लोग, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के मतदार, हमारे सभी लोग कहेंगे उस राह पे मैं जरूर चलूंगी। पर आज मैंने उन्हें, प्राइम मिनिस्टर जी को और केंद्र सरकार को समर्थन किया है, मैं उनके साथ खड़ी हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका नवनीत राणा, हमसे बात करने के लिए।